गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बुक से खंड ख। और खंड ख जो है उसका नाम है रचना। रचना का मतलब क्या होता है कि जो अब तक हमने पढ़ा वो हिंदी व्याकरण के नियम थे। ठीक, व्याकरण शुद्ध कैसे लिखी जाती है उसके तरीके थे और उसके संबंध में जानकारी थी। अब यहाँ से जो खंड स्टार्ट होता है उसका नाम रचना है। तो रचना में हमें क्या करना है, जो भी नियम हमने पढ़े हैं, जो भी जानकारी इकट्ठा की हमने की है व्याकरण के संबंध में, उन सभी का यहाँ इस्तेमाल करना है और भरपूर इस्तेमाल करना है, धूमधाम से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें यहाँ लिखने का बहुत स्कोप मिलेगा। हम यहाँ निबंध लिखेंगे, हम यहाँ पत्र लिखेंगे, हम यहाँ लेख लिखेंगे, है ना। हम यहाँ पर संवाद लिखेंगे, हम डायरी लिखेंगे, हम कहानियाँ लिखेंगे। तो जब हम इतनी सारी चीज़ों को लिखेंगे तो क्या आपको लगता है कि उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी शब्द, विकारी शब्द, है ना, पर्यायवाची, समानार्थी, इन सारे चीज़ों का जो अब तक हम पढ़ते आए हैं इस्तेमाल नहीं होगा? अवश्य होगा। हम यहाँ मुहावरों का भी इस्तेमाल करेंगे, कहावतों का भी इस्तेमाल करेंगे। जो कुछ भी अब तक हमने सीखा है वो सब कुछ इस्तेमाल करने के लिए हमको ये मंच दिया जा रहा है। तो इस मंच का जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है संवाद लेखन। संवाद लेखन को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं, स्पेलिंग पे मत जाओ, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आपको आती है। इंग्लिश में बोलते हैं डायलॉग राइटिंग। आहा, डायलॉग के नाम से तो आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि आपको सडनली पिक्चरें, फिल्में, टीवी सीरियल्स, कार्टून, ये सारी चीज़ें याद आ गई होंगी, क्योंकि डायलॉग का सबसे ज़्यादा प्रयोग तो वहीं होता है ना। बट वहाँ जाने से पहले एक बार डायलॉग की स्पेलिंग ज़रूर पढ़ते जाइएगा। क्या होती है? DIAL, डायल, नंबर को डायल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डायलॉग है, तो DIALOGUE, DIAL डायल और OGUE डायलॉग, डायलॉग, ठीक है, डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग्स क्या होते हैं? डायलॉग्स होते हैं तब जब हम कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं, कोई भूमिका निभा रहे होते हैं और उस भूमिका में किसी के साथ हमारी बातचीत होती है। तो बातचीत के दौरान जिन वाक्यों का, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वही डायलॉग होते हैं। और हिंदी में डायलॉग को बोलते हैं संवाद। 2-3 या ग्रुप्स के बीच जो भी लोग हैं उनके बीच होने वाली बातें, ठीक है। तो संवाद लेखन भी क्या है? एक कला है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, आपको ऐसा बोलना है जो दूसरे को प्रभावित कर दे, दूसरे के मन को, दिल को झकझोर दे, उसको सोचने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा हमें संवाद लिखना होता है अगर हम लेखक हैं, और अगर हम वक्ता हैं तो बोलना होता है। तो संवाद लेखन भी एक कला है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत संवाद कहलाती है। अभी बताया मैंने, संवाद के लिए 2 लोग तो होने ही चाहिए। अच्छा नहीं, एक आदमी भी संवाद कर सकता है, लेकिन फिर उसको संवाद करना पड़ेगा अपनी कंसाइंस से, यानी कि अपनी अंतरात्मा से। हम शरीर होते हैं, अंदर हमारे आत्मा होती है, ऐसा हम मानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी आत्मा से ही बात करते हैं। कैसे? हम पूछ लेते हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ठीक किया या गलत किया? तो अब व्यवहार तो कर दिया, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि जो भी किया वो गलत किया, आगे से कभी ऐसी परिस्थितियां बने तो बिल्कुल मत करना। तो ये अंदर से आवाज़ आ रही है और बोलने वाले हम स्वयं हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद से भी बात कर लेते हैं, लेकिन इन जनरल 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। 2 से ज़्यादा लोग भी हो जाते हैं, और जब 2 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं वो संवाद कभी कभी लड़ाई में भी तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। खैर, संवादों का अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि संवाद ही है जो किसी भूमिका को, किसी चरित्र को जीवित करते हैं, लाइव बनाते हैं। संवाद की सजीवता से, देखो मैंने कहा ना कि सजीव बनाते हैं, जीवित करते हैं, तो संवाद की सजीवता से वार्तालाप क्या हो जाती है? वार्तालाप मतलब कॉन्वर्सेशन, बातचीत रोचक हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हम एक ऐसी पिक्चर देखें जिसमें कोई संवाद ही ना हो, जिसमें कोई डायलॉग ही ना हो, केवल पिक्चर चल रही है, तो कैसे लगेगी फिल्म देखने में? कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। पहले ऐसे फिल्में बना करती थी
जिनको हम कहते थे मूक फिल्में, मूक मतलब जिनमें आवाज़ नहीं है, जिनमें कोई म्यूज़िक नहीं है, जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, बस चित्र चल रहा है, ठीक। उसके बाद धीरे 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 बोलने वाली पिक्चरें, संवाद वाली पिक्चरें स्टार्ट हुई। तो नाटकों, फिल्मों, टीवी सीरियलों के प्राण, प्राण मतलब लाइफ, तो संवाद ही हैं। अगर हम चाहते हैं नाटक में लाइफ आए, फिल्मों में मज़ा आए, टीवी सीरियलों को देखने में घंटों तक मन लगा रहे, तो ज़रूरी है संवाद, और वो भी कैसे, अच्छे संवाद। पर आजकल की प्रॉब्लम क्या है, संवाद तो हैं पर अच्छे नहीं हैं, वही घिसे पिटे पुराने संवाद हैं, या फिर फूहड़ लैंग्वेज में, गंदी अभद्र भाषा में लिखे गए संवाद हैं। गाने भी आजकल इसी तरीके के बनते हैं, है ना। तो संवाद ऐसे हैं कि उनसे कुछ ज़्यादा अच्छा सीखा नहीं जा सकता है, उनमें सुधार की ज़रूरत है, और उसके लिए चाहिए हमें भाषा, एक अच्छी भाषा। भाषा अच्छी होगी तो संवाद अपने आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए, संवादों को अच्छा बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। संवादों की भाषा सरल होनी चाहिए। सरल होने का मतलब हमको बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ऐसा इस्तेमाल करना होता है जिसको कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक, अशिक्षित से लेकर शिक्षित तक सभी लोग समझ जाए। संक्षिप्त होनी चाहिए। अब कहना हमें एक वाक्य है और उसको कहने के लिए भूमिका बनाई जा रही है 10 वाक्यों से, नहीं, संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, यानी कि छोटे, और संवाद रोचक होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि सुनने वाले को मज़ेदार लगे। संवाद सुनने वाले पर प्रभाव डालने वाले तथा विषय और पात्र के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि संवाद ऐसे लिखे जाने चाहिए कि जो भी उन संवादों को सुने उस पर प्रभाव पड़े, और जो विषय है और जो पात्र है, यानी कि जो हमारे पास में हीरो है, हीरोइन है, नायक है, नायिका है, उसके अनुकूल होना चाहिए। संवाद लेखन में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अब विराम चिन्ह तो वैसे जब हम संवादों को लिखते हैं तब प्रयोग होते हैं, लेकिन बोलते समय भी विराम चिन्हों का बड़ा प्रयोग होता है। कहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, कहाँ अल्प विराम लगा है, कहाँ अर्ध विराम लगा है, उसी के हिसाब से हम अपने संवादों को क्या करते हैं, पॉज देते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। तो संवादों की भाषा सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, और संवाद रोचक होने चाहिए। संवाद ऐसे होने चाहिए कि सुनने वाले पर उसका प्रभाव पड़े, और जो विषय है उससे भटकते हुए संवाद नहीं होने चाहिए, है ना। विषय में साइंस है लेकिन हम बात कर रहे हैं भोजन की, विषय में मार्केट है और हम बात कर रहे हैं घर की, ये नहीं होना चाहिए। और पात्र जो है ना हमारा, जिस तरीके का पात्र है, संवाद भी उसी तरीके का होना चाहिए। बच्चा है तो बच्चे की तरह, बूढ़ा है तो बूढ़े की तरह, और प्रौढ़ है तो प्रौढ़ की तरह, महिला है तो महिला की तरह, पुरुष है तो पुरुष की तरह, ठीक। और तीसरी बात कि संवाद लेखन में या संवाद बोलने में, लिखने में और बोलने में, दोनों में ही विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है। विराम चिन्ह सही जगह पर सही तरीके से लगे होने चाहिए, ठीक है। तो एक संवाद हम देखते हैं, 2 छात्रों के बीच में है, और विषय है हमारा जनसंख्या नियंत्रण, ठीक। तो देखिए बच्चों, 2 छात्रों के बीच में संवाद है, बीच में मतलब मध्य में, और विषय है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, और नियंत्रण का मतलब होता है रोक लगाना। लोगों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। कहाँ पर? हमारे अपने देश में। हमारे अपने देश में जन्म दर बहुत अधिक है, यानी कि बहुत संख्या में बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उनके हिसाब से जो हमारे पास में संसाधन हैं उनकी कमी है। हमारे पास में ज़मीन की कमी है, हमारे पास में अनाज की कमी है, हमारे पास में और बहुत सारे प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की कमी है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, इस बारे में सोचना पड़ रहा है कि अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण लगा दें, जहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं वहाँ उनको घटाकर 2 कर दें, और जहाँ 2 बच्चे पैदा होते हैं वहाँ उनको घटाकर 1 की सीमा निर्धारित कर दें, तो जनसंख्या में कमी आ सकती है आने वाले समय में। टाइम लगेगा, 10 साल के समय के बीत जाने के बाद पता चलेगा कि जो प्रयास हमने किए वो सफल हुए या नहीं हुए। चीन ने ऐसा किया है। जो चीन है हमारा पड़ोसी देश, वहाँ पर भी जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा थी एक समय पर। उन्होंने प्रतिबंध लगाए, वहाँ पर उन्होंने नियंत्रण किया, 1 बच्चे की पॉलिसी चालू की कि अगर कोई जोड़ा शादीशुदा है तो वो केवल 1 बच्चे को जन्म दे सकता है, ठीक। तो ऐसा होने पर वहाँ देखा गया कि आने वाले समय में काफ़ी जनसंख्या नियंत्रित हुई, और आज वहाँ की जनसंख्या
नियंत्रित जनसंख्या है। हमें भी करना पड़ेगा ऐसा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो अभी हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई ऐसे विशेष कानून नहीं बने हैं, पर आने वाले समय में उम्मीद है कि बन जाए। तो आजकल क्लासरूम्स में, स्कूल्स में, सेमिनार्स में इस टॉपिक पर चर्चा होती है। तो बच्चे आपस में बातें करते हैं और जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं। तो ऐसे ही दो बच्चे हैं, कबीर और अबीर, नाम अच्छे हैं, कबीर और अबीर, वो ज़्यादा समझदार हैं। तो उनके बीच में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात हो रही है ना। तो ये संवाद है। अब देखते हैं कि संवाद का जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर क्या असर होता है। अगर हम प्रभावित होते हैं तो समझिए कि संवाद अच्छा है, नहीं प्रभावित होते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इससे अच्छा संवाद लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं कबीर क्या कहते हैं। सबसे पहले तो कबीर बोलते हैं, अबीर, आज मैंने अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र में, दैनिक मतलब जो रोज समाचार पत्र हमारे घर आता है उसको दैनिक समाचार पत्र बोलते हैं, उसमें पढ़ा कि हम जनसंख्या में चीन के बराबर हो गए हैं। पता है आने वाले समय में क्या होगा? तो कबीर कहता है कि आज मैंने अंग्रेजी के समाचार पत्र में पढ़ा है कि हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या के बराबर हो गई है। चीन की जनसंख्या हमसे बहुत ज़्यादा थी एक समय में, ठीक, लेकिन अब चूंकि चीन जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहा है तो वो जो अंतर है उसके बीच का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमारी जनसंख्या, हमें डर लग रहा है उसके बारे में कि एक समय के बाद चीन की जनसंख्या से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी चीन जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है और हम नंबर 2 पर हैं, और हम लगातार भाग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस रेस में हम जीतें, तो निश्चित रूप से एक दिन हमारी जीत हो जाएगी। तो कबीर ये बोलते हैं। अबीर क्या बोलते हैं? क्या होने वाला है, चलो किसी एक काम में तो हम चीन से आगे निकले। मतलब वैसे चीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत बहुत हमसे आगे है हर मामले में। हम किसी मामले में चीन से आगे नहीं हैं, ऐसा एक आम धारणा है, ऐसा लोग मानते हैं। तो वो अबीर इसी सोच के साथ बोलता है कि चलो क्या होने वाला है, कम से कम एक काम में तो हम चीन से आगे निकले। कबीर बोलते क्या कह रहे हो? फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ना वो हमें यहाँ रोक देता है, अदरवाइज हम इसको पढ़ते चले जाते हैं। इसी को कहते हैं विराम चिन्ह। क्या कह रहे हो? यदि यही हाल रहा तो सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। विफल मतलब उनका कोई असर ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो एक निश्चित लोगों के ऊपर बनाई जाती हैं या निश्चित लोगों के लिए बनाई जाती हैं। अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो गई लोगों की तो योजनाओं का काम खराब हो जाएगा। क्यों? अगर योजनाएं 100 लोगों के लिए बनाई आने वाले 5 साल में और वो 100 लोग जिनके लिए योजनाएं बनाई थी वो बढ़कर 1000 हो गए, तो जो योजनाएं बनी हुई हैं उनका असर जाएगा? उनका असर नहीं जाएगा। तो कबीर यही बोल रहा है कि यदि यही हाल रहा तो सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तो अबीर कहता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार को चीन की तरह जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय करना चाहिए, यानी कि फैसला लेना चाहिए। तो कबीर कहता है हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। चीन की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए हैं और जनता ने भी सरकार का साथ दिया है। मैंने आपको बताया ना कि चीन की सरकार ने कहा है कि एक बच्चे से ज्यादा एक परिवार में बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता है, ठीक, यानी कि बच्चे की संख्या ज्यादा 1 होगी। तो अबीर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सरकार के किसी कदम का कुछ परिणाम निकलेगा? यानी कि अगर हमारी सरकार कुछ कदम उठाएगी तो उसका कुछ परिणाम निकलेगा? तो कबीर कहता है क्यों नहीं, सरकार के किसी सार्थक कदम से खाद्यान्न मतलब भोजन, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, आवास मतलब हमारा घर आदि की समस्या का समाधान निकल सकता है, क्योंकि जब लोग कम हो जाएंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अबीर कहता है फिर क्या समस्या है, फिर क्या समस्या है, हम क्यों नहीं इस पर काम करते, हम क्यों नहीं कानून बनाते? तो कबीर बोलता है कि समस्या यह है कि भारत के राजनेता इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे। मुझे तो इस दिशा में देश की युवा पीढ़ी से ही आशा है। जो हमारे राजनेता हैं वो युवा कम हैं और जो वृद्ध हैं वो ज़्यादा हैं।
तो वो इस विषय को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से जनता नाराज हो जाएगी और उनको वोट नहीं देगी और इलेक्शन में वो हार जाएंगे। इसलिए सोचा तो बहुत जा रहा है इस विषय पर अभी किया कुछ नहीं जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कबीर कि इस दिशा में तो मुझे युवा पीढ़ी से ही आशा है कि जब युवा पीढ़ी आगे आएगी तब कुछ हो पाएगा। तो अबीर कहता है तुम ठीक कह रहे हो, युवा पीढ़ी द्वारा इसकी गंभीरता को समझकर कार्य करने पर ही कुछ हो सकेगा। अबीर बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, जब युवा पीढ़ी इस बात की गंभीरता को समझेगी तभी कुछ हो सकेगा। तो ये था कबीर और अबीर के बीच जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक संवाद। कैसा था संवाद? आपको प्रभावित किया या नहीं किया? ठीक था, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत खराब था और ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा था। इससे अच्छा और लिखा जा सकता है, जो कि अंदर तक झकझोर कर रख दे, जो ये मानने को मजबूर कर दे कि जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है। बहरहाल हम किसी उद्देश्य को लेकर संवाद नहीं लिखते हैं, संवाद एक जनरल होता है, दो लोगों के बीच में होता है, तो इस तरह से संवाद लिखा जाता है। एक और संवाद है जिसको हम अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको भी एक संवाद लिखना है। आपका जन्मदिन आने वाला है और आपको अपने पापा से एक तोहफा चाहिए, एक उपहार चाहिए। ठीक, आपका जन्मदिन क्रिसमस डे है ना जिस दिन, उस दिन है, यानी कि 25 दिसंबर को है। ठीक, ये मानकर लिखिएगा। और आप अपने जन्मदिन के संबंध में पापा से अपने बात कर रहे हैं। आप अपने जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, दोस्तों को बुलाना चाहते हैं और उपहार भी चाहते हैं। तो इससे पहले भूमिका तो बनानी पड़ती है, रेडी तो सब कुछ करना पड़ता है। तो आप इस संबंध में एक दिन अपने पापा से बात करते हैं। तो जो बात आप पापा से करेंगे, ठीक है, तो वो संवाद आपको सोचकर कल्पना में लिखना है। एक आपका, एक पापा का, फिर एक आपका, फिर एक पापा का, फिर एक आपका, एक पापा, यानी कि केंद्र में पात्र कितने हैं? दो, एक आप हैं और एक आपके पापा हैं। तो आपके और आपके पापा के बीच आपके जन्मदिन को लेकर जो भी बातचीत होती है वो बातचीत आपको लिखनी है। कोशिश कीजिएगा बातचीत अच्छी हो, सरल हो, संक्षिप्त हो और रोचक हो। ठीक है, उसे आप लिखकर भेजिएगा। जब आपकी नोटबुक्स चेक होंगी तब पता चलेगा कि किस बच्चे ने संवाद लेखन को बेहतर तरीके से सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर मिलेंगे और पढ़ेंगे अगला संवाद। ठीक है बच्चों, बाय बाय।